अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ाला इन वॉशिंगटन। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने 2012 की साचा बैरन कोहन की जो ब्रिटिश फिल्म मेकर है उसकी फिल्म देखी है जिसका नाम था डिक्टेटर। ये उसकी दूसरी फिल्म थी। लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे शक है कि आप में से बहुत से लोगों ने फिल्म नहीं भी देखी होगी तो आपने उसका एक बहुत मशहूर ट्रेलर देखा होगा जिसके अंदर जो डिक्टेटर है वो एक रेसिंग ट्रैक के ऊपर दाढ़ी वाला डिक्टेटर है जो मोहम्मद कज़ाफी की नकल में बनाया गया है। वो दौड़ता चला जा रहा है और 100 मीटर की रेस है और राइट लेफ्ट पे जो भी उसके आगे है, ये करीब है, ये पीछे भी उसके करीब पहुंचने वाला है, उसको वो गोली मार के वहीं रेसिंग ट्रैक के ऊपर ढील कर देता है। पाकिस्तान को मौजूदा हालात में साचा बैरन कोहन की फिल्म की बहुत सख्त जरूरत है। बिकॉज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी भी तरह इस 2012 की फिल्म से कम नहीं है। बल्कि अगर आप सारे हालात को, वाकयात को देखें, कुछ का मैं जिक्र कर देता हूँ, कुछ आपके ऑलरेडी नॉलेज के अंदर है, तो शायद आप ये महसूस करें कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी भी कॉमेडी फिल्म और सर्कस से बहुत ज्यादा बढ़ के है, उससे बहुत ज्यादा आगे है। एक एक करके जरा पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट देख लें। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत जो है जनाब, कम अज कम जराए इब्लाग की एतबार तक डॉन और ट्रिब्यून और पाकिस्तानी अखबार को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत है जिनका नाम है अकबर एस बाबर। और हर दफा अखबार लिखता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं। किसी अखबार में इतनी हिम्मत नहीं है, जसारत नहीं है, ये जरूरत महसूस नहीं करते कि वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें। मैंने इसके हवाले से ट्वीट किया था आप में से किसी को कोट करते हुए, जिन्होंने बताया कि जो 7 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर थे उसके अंदर दूर दूर तक बाबर, अकबर एस बाबर का कोई नामो निशान नहीं था। वो बलोचिस्तान में उनके एक की होल्डर थे वगैरह वगैरह। लेकिन अखबार जब अकबर एस बाबर का जिक्र करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी ये नहीं लिखते कि अकबर एस बाबर जो है ना सिर्फ ये कि फाउंडिंग मेंबर नहीं है, क्लेम करते हैं वो, उनको तहरीक इंसाफ से बहुत साल पहले निकाल दिया गया था। वो मसलसल तहरीक इंसाफ के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं 2011, 12, 13 से। 2014 के बाद से तहरीक इंसाफ को अगर किसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में तो वो उन्होंने पहुंचाया। उनके और पीएमएलएन के दरमियान में बहुत ही अच्छी एक एफिलिएशन भी रही है। और उनकी ये पिटिशन जो आज उन्होंने जो तस्लीम जो मान ली गई है, जो एडमिट हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ के दो चीजें हुई ना पिछले 24 घंटे में। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल किए हैं। उनको कहा है कि आप हमारा नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू कर दें, हमें बैट के सिंबल के हवाले से, बल्ले के सिंबल के हवाले से। और दूसरी चीज ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन के सामने अकबर एस बाबर ने अपनी जो कंप्लेंट रखी है उसे वहां पर एडमिट कर लिया गया है एग्जामिन करने के लिए। और अखबार बिल्कुल ये नहीं लिख रहे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसको बिल्कुल एक इस तरह से वैल्यू न्यूट्रल के तौर पे लिखते हैं कि अगर उस खबर को कोई हिंदुस्तान में पढ़ेगा, बरतानिया में पढ़ेगा, अमेरिका में पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि अकबर एस बाबर जो है उनके पास कोई बहुत दलाइल हैं। वो कह रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर कंप्लीट नहीं थे, डिटेल शेयर नहीं की गई, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे नहीं डाली गई। बहुत से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ऐसे हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इमरान खान के नॉमिनी के खिलाफ खड़े होना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखने में लगता है कि बड़ी एक बड़ी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव किस्म की उनकी रिपोर्ट है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। जब आप इस खबर को देखते हैं तो आप सबके और हम सबके जहनों के अंदर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। हमें पता है कि अकबर इस बाबर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो 2013-14 से क्या कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उनका क्या रोल है। और पिछले वीलॉग्स में भी मैंने उसके हवाले से डिस्कशन की थी। लेकिन अखबार आपको बिल्कुल भी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे जिससे आपको समझ आए कि असल में क्या हो रहा है। आपको खुद से पता है, दुनिया को नहीं बता रहे। ये पॉइंट मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि क्या ड्रामा जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। और मुझे शक है कि ये इतना सिंपल ऐसा नहीं है कि अकबर इस बाबर ने उठ के अपने खार में, गुस्से में एक पिटिशन जो है वहां पे डाल दी है इलेक्शन कमीशन में। बिकॉज कैटेगोरिकली ब्लैक एंड व्हाइट क्लियरली उनका मुतालबा ये है कि जब तक तहरीक इंसाफ में दोबारा, चूंकि इलेक्शन फ्लॉड हुए हैं जिसमें गौहर खान और बहुत से और अहदेदार जो हैं उनको बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है, तो जब तक तहरीक इंसाफ दोबारा अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती उतनी देर तक तहरीक इंसाफ को बैट और बल्ले का निशान जो है वो ना दिया जाए। इससे क्लियरली पता चलता है कि एक पूरी प्लानिंग है। और ये कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो डेफिनेटली तौर पे इसको टेकअप करेगा और वेट करेगा कि आगे उसको क्या करना है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है उसको रोकने की यहाँ पर उसके वही यही वही वही बल्ला और वही कानूनी राइट्स हासिल करने के लिए जिसमें इमरान खान ने मजबूर होकर ये फैसला किया बहुत क्विकली। उन्होंने कि उन्होंने कहा कि बल्ले का सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मुल्क में, कम पढ़ा लिखा मुल्क तो पाकिस्तान तो बहुत ही कम पढ़ा लिखा मुल्क है, यहाँ इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर जो एक निशान होता है, जो सिंबल होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी सिंबल को रिटेन करने के लिए इमरान खान ने
रिलिंक्विश किया अपना चार्ज और दूसरी दफा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, वरना जून 2022 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हर लिहाज से ठीक थे। अब लोग नाम तो बहुत ले रहे हैं, जनाब खुद अकबर एस बाबर जो हैं, उन्होंने अपनी मदद के लिए और अपनी तायद के लिए उन्होंने अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं पिलदैत के जो सरबराह हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री वाला पिलदैत, तो उसका उन्होंने रेफर किया कि उन्होंने भी कहा कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जो है वो ठीक नहीं हुए। लेकिन मैंने जब एक आर्टिकल पढ़ा है डॉन में, मेरे ख्याल 26 नवंबर का है, जो अहमद बिलाल महबूब ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये एनालिसिस किया है कि इलेक्शन कमीशन, और बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाला बड़ा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है उसमें उन्होंने, और आप गूगल करेंगे अहमद बिलाल डॉन तो आपको मिल जाएगा, तो उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने, ये पहली दफा हुआ है कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह से चैलेंज किया है, उन्हें कालादम करार दिया है, और किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रेगुलेशन के अंदर इतना ज्यादा उसको स्क्रूटनाइज किया गया है। और फिर उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ ही है, या और भी किसी से अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी सियासी जमातों को भी इसी तरह से देखेगा। मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं देखेगा। ये सारा ड्रामा ढकोसला सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो ना दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा है कि ये फिल्म डिक्टेटर 2012 की जो है वो पाकिस्तान में खेली जा रही है। अगर एक तरफ ये है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान खेलने की, छीनने की बहुत ज्यादा यानी उसमें तगदो हो रही है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने एक बयान दिया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। ये मसलसल वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी की वजह से हालात इस किस्म के हैं कि यहाँ पर इंतखाबात नहीं हो सकते, और मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि यहाँ ज़बरदस्ती इंतखाबात कराने की कोशिश जो है वो क्यों की जा रही है। जिक्र तो उन्होंने बलूचिस्तान का भी किया, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने खास तौर पे मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा है कि डेरा इस्माइल खान में, जिनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, तांक में और लक्की मरवत में, यानी मौलाना को शदीद धचका खौफ लगा हुआ है कि ये तीनों इलाके जो मौलाना के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वहां मौलाना की सूरत हाल बहुत पतली है, और मौलाना मसलसल के कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के खतरे की वजह से यहाँ पर इंतखाबात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। क्यों जबरदस्ती यहाँ पे इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है, उन्होंने जब मौलाना से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने इसी किस्म का एक बयान दिया था कि दहशतगर्दी का बड़ा खतरा है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है, मौलाना की जमात, उसको ज्यादा खतरा है दहशतगर्दी का। अब मौलाना भी यही कह रहे हैं, मैंने इसको वीलॉग में भी जिक्र किया था। उससे पहले आपने देखा पिछले ही हफ्ते में 2 पिटिशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने डाली गई, जिनमें कहा गया कि बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों के अंदर दहशतगर्दी भी है, वहां पे ठंड का भी खतरा है, ठंड से मच्छर मक्खियां मर गई हैं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं मच्छरों के बगैर, वो भी डाली गई। इन सब चीजों से आपको क्या पता चलता है? इन सब चीजों से आपको, जो मैंने अभी तक की आपके सामने इंफॉर्मेशन और बुलेट पॉइंट्स रखे, एक आपको ये है कि इलेक्शन को रिग करना, मैनेज करना, तहरीक इंसाफ को दौड़ने से रोकना, डिसफंक्शनल कर देना, कंफ्यूजन पैदा करना, उसकी तमाम तर तैयारियां हर लेवल पे की जा रही हैं। तमाम रियासती इदारे, हुकूमत ज़राए अबलाग, अखबारात जो हैं वो सब उस काम के अंदर लगे हुए हैं, उस खौफ में लगे हुए हैं कि कहीं फेयर इलेक्शन ही ना हो जाए। यानी पूरी कोशिश है कि कहीं इलेक्शन सही ना हो जाए, मतलब इलेक्शन वो करवाने हैं जो अपनी मर्जी के करवाने। लेकिन उसके साथ ही इनको धड़का लगा हुआ है, अपने ऊपर एतमाद ही नहीं हो रहा। यानी आप हजारों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, तहरीक इंसाफ की सारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीडरशिप को जेलों में डालने के बाद, इमरान खान की मजीद जिक्र करने लगा हूं क्या कुछ कर रहे हैं इमरान खान के साथ, तो वो जो 150 प्लस केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, कत्ल के केसेस हैं, पता नहीं किस किस चीज के केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, करप्शन, जज जेबा, उसके बावजूद इनको एतमाद नहीं हो रहा कि इलेक्शन के इलेक्टोरल डायनेमिक्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में। मैंने 1 या 2 दिन पहले वीलॉग में आपको एक सरकारी एहलकार के हवाले से बताया था कि इंटरनल जो खौफ या खतरा है वो ये है कि अगर इलेक्शन फेयर हो जाए, इस वक्त जो ग्राउंड में सिचुएशन है, तो तहरीक इंसाफ 170 से, यानी 266 के डायरेक्टली इलेक्टेड नेशनल असेंबली के हाउस के अंदर, 266 के हाउस के अंदर, पहले 272 का हाउस होता था, अब 266 का हाउस है। खतरा यह है कि अगर इलेक्शन खुदा ना खास्ता फेयर हो गए, अगर वाकई लोग सड़कों पे निकल आए और इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शन हो गए, तो 170 से 190 के करीब तहरीक इंसाफ सीटें जो है वो जीत सकती है। इसी सरकारी एहलकार का ये भी कहना है कि प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को 80-90 से ज्यादा सीटें जो हैं वो नहीं लेने दी जाएंगी। अब अगर आप इन एदाद शुमार को डाउट करें, शक करें, जैसे कि बाज़ लोग कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने उसकी एक वीडियो बना दी हुई है, जहाज़ेब पराचा साहब ने, उन्होंने उसको ट्विटर पर डाला, तो नीचे लोग मैंने देखा कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, खैबर पख्तूनख्वा में 40 सीटें नहीं ले सकती तहरीक इंसाफ, तो 32 लेगी, चले 32 ले लेगी, 33 ले लेगी, 34 ले लेगी। सिंध से मैंने उसमें 20, 21, 25 कहा था, वो ना करें, उसको 19 कर दें, 18 कर दें। बलूचिस्तान से 10 ना करें, 9 कर दें, 9 नहीं करते 8 कर दें।
पंजाब से जो है 141 सीटों में से अगर आप उसको 120 नहीं देते तो 110 दे दें, 110 नहीं देते तो 105 दे दें, 105 नहीं देते तो 100 दे दें। और जहन में ये भी रखें कि नवाज शरीफ साहब ने 2013 में जब अपना झुर्रू फेरा था पंजाब में, तो उन्होंने सिर्फ पंजाब की 148 सीटों में से अपने आप को 100 से ज्यादा सीटें दे दी थी। वो एक बड़ा फ्लॉड इलेक्शन था, और उनकी बिल्कुल भी उस वक्त पॉपुलैरिटी इस किस्म की नहीं थी जिस तरह की पॉपुलैरिटी इस वक्त इमरान खान की पंजाब में है, कराची के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, आज़ाद कश्मीर के अंदर है, जीबी के अंदर है, और केपी के अंदर है। तो बहरहाल ये खौफ है, ये धड़का है, और उसकी वजह से हर तरह से इलेक्शन की टांगें तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मैं आपको दो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, क्योंकि मैं जिक्र भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको दो ट्वीट क्विकली दिखाता हूं ताकि एनुअल यकीन हो जाए। मुझे शेयर करने दें स्क्रीन। ये पहला जो ट्वीट है, ये मजीद इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ, अब इसके देखें जरा हालात। ये ट्वीट है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब मोहम्मद मालिक का, जिसमें उन्होंने नीचे पेमरा का वो नोटिफिकेशन लगाया है जो पेमरा ने गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर इशू किया है। उसके ऊपर मोहम्मद मालिक लिखते हैं, हैज पेमरा गॉन एब्सोल्युटली bonkers, media barred from even discussing the possibility of flawed election process by election commission. All media outlets and journalistic organizations must outrightly reject this ridiculous unholy commandment. This is brazenly censorship and must be resisted. अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी बहुत फाइन प्रिंट है, लेकिन अगर आप ट्विटर पे जाएं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ ये है कि टेलीविजन पे ज़राए इब्लाग पे पेमरा ने हुक्म जारी किया, इसको कहते हैं हुक्म नादर शाही। और हुक्म नादर शाही क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये उन्होंने कहा है कि अगर टेलीविजन पे ज़राए इब्लाग के ऊपर कोई ये डिस्कस करेगा कि इलेक्शन लगता है कि फेयर नहीं हो रहे, सही नहीं हो रहे, तो इसकी इजाजत नहीं है। यानी अब आप ये एनालिसिस ही नहीं कर सकते। डॉट कनेक्टिंग अगर करना भी चाहें और ये कहें कि जिस तरह से अकबर एस बाबर की ये पिटिशन आ रही है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक गैर मामूली तरीके से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, जिस तरह से इमरान खान के ऊपर 150 से लेके 250 केसेस बनाए गए हुए हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप जेल में पड़ी हुई है, जिस तरह से खदीजा शाह, सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तार रिहा होती हैं, जमानत पे फिर गिरफ्तार हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को कनेक्ट करके आप कहेंगे कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा, तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि इमरान ने हुक्म दे दिया है, आप ये नहीं कर सकते। अब आपके ज़हन में सवाल ये पैदा होगा कि हुक्म नादर शाही जो है वो क्या है। हुक्म नादर शाही बाकायदा एक इस्तिलाह और टर्म है उर्दू की लिटरेचर में, तारीख में। कहते हैं कि जो पर्शिया के ईरान के बादशाह थे नादर शाह, जिन्होंने 1739 में मेरा ख्याल है उन्होंने हमला किया था, 1739 के अंदर उन्होंने दिल्ली को फतह किया था, मुगल सल्तनत पे उन्होंने हमला किया। मुगल उस वक्त बहुत कमजोर हो चुके हुए थे बेचारे, तो लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था हमला करने का। तो उन्होंने अपने दरबार के अंदर अपने दरबारियों को बुला के नादिर शाह ने ये कहा कि हमने फैसला किया है कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करना है और इसका कोई जवाब ढूंढने की जरूरत है। तो उन्होंने अपने दरबार को और अपने मुशीरों को लगाया कि जवाब ढूंढें। इसे कहते हैं हुक्म नादिर शाही। ये बड़ा कभी मैं उनका मजीद भी जिक्र करूंगा, लेकिन ये हुक्म नादिर शाही की जो सूरत हाल है वो आपके सामने कि पेमरा ने हुक्म दे दिया। वैसे इसको पाकिस्तानी मीडिया शायद ना माने, बिकॉज इसके ऊपर खासी डिबेट जो है वो हो रही है। अभी मैं आपको एक और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो दिखाए बगैर उसकी उसकी जो जुल्म है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसको मैं बंद कर लूँ, ये मैंने बंद कर दिया। अब आप इसको देखें, ये असदुल्ला खान पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, कैप मेरे साथ 92 न्यूज में भी होते थे। ये इसको पढ़ें। पहले नीचे वाला ट्वीट क्या है कि ये लतीफ़ साहब हैं जो खाबर मानिका के मुलाजिम हैं, जिन्हें एक अदालत के सामने पेश किया गया। ये हालात हो चुके हैं इस मुल्क के, और वहां पर इन्होंने ये कहा है कि वो कमरे में जाते थे और उन्हें इमरान खान और बुशरा उनकी अहलिया जो है शादी से पहले उनको नाजायज हरकतें करते नजर आते थे, उनके कपड़े उतरे होते थे, वो भराना होते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब असदुल्ला खान ने इसका एक एनालिसिस किया है। वो एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। बंदा पूछे कि लतीफ के बार बार कमरे में जाने पर इमरान खान इसे गंदी गालियां देते थे, गवाह के बकौल, ये वो अदालत में कह रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हम एडल्ट फिल्म चला रहे हैं, ये सब कुछ अदालत में कहा गया। तो बंदा पूछे कि लतीफ के बार बार कमरे में जाने पर इमरान खान इसे गंदी गालियां देते थे, गवाह के बकौल कपड़े उतरे हुए होते थे और वो जना कर रहे होते थे। लतीफ अंदर जाता तो इमरान खान इसे गालियां देते, मगर ये सब कुछ करने से पहले अंदर से कुंडी नहीं लगाते थे। क्या वजह है? ताकि उसको मुस्तकबिल में गवाह बनने का एक मौका फराहम करना चाहते थे। ये एक पॉइंट अब्जॉर्ब करें। अब दूसरी चीज देखें जो ऊपर असदुल्ला खान ने लिखी है, और ये बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। दोनों की इन गंदी हरकतों के बारे में लतीफ ने इस वक्त खाबर मानिका को भी बताया होगा। असल में ये कहा जा रहा है कि वो दूसरा जो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की असदुल्ला खान ने, वो ये है कि खाबर मानिका ने, उसने ये भी बयान दिया है लतीफ ने कि खाबर मानिका ने उसकी ये ड्यूटी लगाई हुई थी
کہ وہ جا کے ان کے اوپر نظر رکھے, اور جو کچھ بھی یہ دونوں کرتے تھے وہ خابر مانیکا کو اس کی اطلاع دی جاتی تھی, اور خابر مانیکا کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں جو کانٹرڈکشن پکڑ لیا اسد اللہ خان صاحب نے. دونوں کی ان گندی حرکتوں کے بارے میں لطیف نے اس وقت خابر مانیکا کو بھی بتایا ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی بتایا, وہ دوسری جگہ ہے ایویڈنس میں کہ بتایا تھا. وہی خابر مانیکا جس نے کچھ دن پہلے جیو نیوز کے اینکر پرسن جناب شاہزیب خانزادہ, دی آنریبل شاہزیب خانزادہ کو بتایا کہ جب گوگی نے مجھے کہا کہ بشرا بی بی آپ سے طلاق چاہتی ہیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, میں ہکا بھکا رہ گیا کہ اسے کیا ہوا. اب آپ یہ فیصلہ کر لیں خود سے ڈاٹ کنیکشن کر کے کہ کون سا والا بیان جو ہے وہ ٹھیک ہے, جو عدالت میں دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا اس سے کہتے ہیں جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کے جو دیا گیا ہے وہ والا بیان ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے بعد آپ مجھ سے میرا خیال ہے ایگری کریں, اب آپ کو لگے گا کہ میں نے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی, بلکہ میں نے شاید انڈر اسٹیٹمنٹ دی ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کامیڈی سرکس چل رہا ہے اس وقت الیکشن کے حوالے سے, وہ 2012 کی فلم ڈکٹیٹر سے بڑھ کے, مطلب اس سے کم نہیں ہے, اس سے بڑھ کے. تو یہ وہ ساری ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ میں اگر آپ ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمان کی اور جناب نواز شریف صاحب کی بہت تاریخی ملاقات ہوئی, اور جس میں غالباً اس کی اطلاع یہی ہے کہ دونوں نے, اس کی جو اسٹیٹمنٹ چھپی ہے ہیڈ لائنز میں وہ تو یہ ہے کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے, لیکن غالباً اندر کی صورتحال اس کی یہ لگتی ہے, آپ اسپیکولیٹ کریں, اسپیکولیٹ کرنے کی اجازت نہیں پاکستان میں, کہ دونوں کو یہ لگا کہ اگر تحریک انصاف کا بلہ نہ چھینا گیا تو ہمارے حالات جو ہیں وہ خاصے مشکل ہو جائیں گے, اس لیے بڑا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا بلہ جو ہے وہ اس سے چھین لیا جائے. اچھا, اب میں روز لوگوں کے کامنٹس بھی دیکھتا ہوں, کچھ لوگ یوٹیوب پہ بھی لکھتے ہیں, کچھ لوگ ٹویٹر پہ جو لوگ خلاف ہیں عمران خان کے وہ لکھتے ہیں, جو دوسری پارٹیز کے ہیں وہ مسلسل کامنٹس لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو 40 سیٹیں ملیں گی تو 45 سیٹیں ملیں گی تو فکس کر دیا جائے گا, اور تحریک انصاف کے حالات جو ہیں وہ پتلے کر دیے گئے ہیں, اداروں کو بڑا غصہ ہے اور ان کو سیدھا کر دیں گے اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی. اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ لکھتے ہیں, اگر آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں جو لوگ خلاف ہیں وہ لکھتے ہیں. میں پھر وہی کوشچن اٹھاتا ہوں یہاں پہ, یہ الیکشن جو ہے, اس الیکشن کی تمام تر جو یوٹیلیٹی ہے, اس کی جو افادیت ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کریں, یہ جو بھی ڈرامہ سرکس کر رہے ہیں, فراڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا تو صرف یہی ہے کہ لوگ پوری تیاری رکھیں, اس دن گرمی ہو یا سردی ہو یا برف پڑ رہی ہو یا اولے پڑ رہے ہوں یا بہت شدید بارش ہو رہی ہو, لوگوں کو کچھ پتہ نہیں, آرٹیفیشل بارش ہی کر رہے ہیں اس دن, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو گھر سے نکل کے اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کرنی چاہیے. اس حد تک تو مطلب یہ بہت ضروری ہے یہ کہنا اور دہرانا. لیکن ایک الیکشن جس پرپس کے لیے ہوتا ہے اس پرپس کو تو انہوں نے مسلسل ڈیفیٹ کر دیا ہے. جس طرح وہ ساچا بیرن کوہن کی جو ریس ہے, ریس اس لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں باقی سب کو قتل, آپ اکیلے ریس کر لیں, باقیوں کو انوائٹ ہی نہ کریں. تو یہ جو الیکشن کا سارا پروسیس کیا جا رہا ہے, اسی کے درمیان میں اس کی کیا یوٹیلیٹی رہے گی؟ آپ الیکشن کے نتیجے میں ایک فری, ایک نیا آپ پولیٹیکل آرڈر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں جو 5 برس تک 230-40 ملین کی آبادی کے اوپر رول کرے. کیسے کرے گا وہ رول جب اس الیکشن کے اوپر سب کو پتا ہوگا پاکستان میں کہ یہ الیکشن جعلی ہوا, یہ فراڈ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب احسن اقبال صاحب جو ہیں بہت امپورٹنٹ شخصیت اور لیڈر ہیں, پی ایم ایل این کے, نواز شریف صاحب کے دستے راست ہیں گزشتہ پتہ نہیں 30 برس سے. انہوں نے ایک میڈیا اسٹیٹ بیان داغا ہے, انہوں نے کسی سیمینار یا میڈیا پہ وہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اگلے انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد جو حکومت آئے وہ 5 برس تک بیٹھ کے کام کرے, بیکاز عمران خان نے جو نقصان پہنچایا پورے سسٹم کو اور جو تباہ کر دیا اس سسٹم کو عمران خان نے اپنے 4.25 برس کی حکومت میں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ 5 برس تک ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو. احسن اقبال صاحب بھول گئے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی 9 اپریل 2022 میں, اور اس کے بعد تقریباً 18 مہینے انہوں نے خود حکومت کی ہے. احسن اقبال صاحب نے, ان کی پارٹی نے جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, باقی سب بھی کی ڈیسیجن میکرز پی ایم ایل این کے تھے, اور اس میں جو دھماکہ چوکڑی انہوں نے کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ جو بھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اگست سے فروری تک, یہ بھی 7 مہینے مکمل کرے گی, اور اس حکومت کے اندر بھی جو پریڈومیننٹ ڈیسیجن میکرز ہیں وہ نون کے ہیں, ایڈوائزرز بھی جو بٹھائے ہوئے ہیں پرائم منسٹر بیچارے کے وہ بھی سب نون کے ہیں, اور وہ جو 18 مہینے اور 7 مہینے اکٹھے کر لیں تو 8 فروری 2024 کو 25 مہینے کی نون حکومت کر چکی ہوگی. عمران خان کی 36 یا 39 مہینوں کی حکومت کے مقابلے میں 25 مہینوں کی حکومت کے کر چکے ہوں گے. 5 سال مزید مانگ رہے ہیں اس بوگس الیکشن کے نتیجے میں. وہ اس میں سے یہ تو کیسے ملیں گے ان کو 5 سال اس الیکشن کے نتیجے میں؟ کس طرح سے ایک سٹیبل آرڈر کھڑا ہو؟ کیوں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ اس لیے کہ ساتھ ہی
یہ بات مسلسل گردش کر رہی ہے سیاسی حلقوں کے اندر کہ جو حکومت بنائی جائے گی 8 فروری 2000، وہ ایک مصنوعی قسم کی حکومت ہوگی، اور وہ بھی 20 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ یہ اس ایشو کو احسان اقبال صاحب ایڈریس کریں، ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔